नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड का प्रत्यर्पण हो रहा है। भगोड़े रमनजीत को आज लाया जाएगा भारत। हांगकांग से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल चुकी है। शाम 4 बजे दिल्ली लाया जाएगा रमनजीत सिंह को। दरअसल 2016 में नाभा जेल ब्रेक का यह मामला सामने आया था और जेल तोड़कर फरार हो गए थे 6 कैदी। उसमें से एक था रमनजीत सिंह, जिसे आज शाम 4 बजे हांगकांग से प्रत्यर्पित करके भारत लाया जाएगा। तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी रमनजीत सिंह की, जो कि जेल तोड़कर फरार हुआ था और इसके साथ कई और कैदी भी फरार हुए थे। 2016 में नाभा जेल ब्रेक का यह मामला सामने आया था, जब एक साथ 6 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए थे। और ये रमनजीत सिंह, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये भारत से भागकर पहुंच गया था हांगकांग। हांगकांग से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली और इसे हांगकांग से प्रत्यर्पित करके शाम 4 बजे अब दिल्ली लाया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में और क्या अपडेट मिल रही है? शाम 4 बजे तक रमनजीत सिंह को दिल्ली लाए जाने की खबर है हांगकांग से। जी बिल्कुल, देखिए शाम 4:30 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर रमनजीत सिंह को लाया जाएगा, जहां से उसे जांच एजेंसी को सुपुर्द कर दिया जाएगा और आगे की तफ्तीश की जाएगी। दरअसल नाभा जेल ब्रेक मामले में रमनजीत उर्फ रोमी के खिलाफ साल 2017 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और हांगकांग पुलिस ने इसे साल 2018 में गिरफ्तार किया था और तभी से लगातार इसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही थी, इसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश की जा रही थी, जिसमें एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है जांच एजेंसी के लिए। अब रमनजीत सिंह को दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद जांच एजेंसियां इससे पूछताछ करेंगी, तब ये पता चल पाएगा आखिरकार पूरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से तैयार की गई और इसमें कौन कौन शामिल थे। जी, इसकी क्राइम कुंडली के बारे में कुछ बताएंगे जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए 6 अगस्त साल 2024 को हांगकांग की स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ने 6 अगस्त को रमनजीत सिंह के सरेंडर का ऑर्डर जारी किया था। इसके अलावा साल 2018 में इसके प्रत्यर्पण की एक बार और कोशिश की गई थी। इससे पहले भी रमनजीत सिंह के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, यानी कि जिस वक्त ये हांगकांग भागा था उससे पहले भी इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, पंजाब के अंदर दर्ज थे, इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी दर्ज थे। और नाभा जेल ब्रेक मामले को लेकर लगातार जांच एजेंसियां कोशिश कर रही थी कि इसे किसी भी तरीके से हिंदुस्तान वापस लाया जाए, ताकि एक जो पूरी लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी उसका खुलासा हो सके। और एक बड़ी कामयाबी इसे भारत सरकार की माना जा रहा है और बड़ी कामयाबी इसे जांच एजेंसियों के लिए भी फिलहाल माना जा रहा है। समीर, बिल्कुल, और देखिए क्योंकि ये सबसे बड़ा मददगार था रमनजीत और मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है नाभा जेल कांड में, जिस तरह से बाकी कैदियों को भी इसने फरार किया था। अब जब इसे भारत लाया जा रहा है जितेंद्र प्रत्यर्पण के साथ ही, तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्हें जानने की इससे पूछताछ में कोशिश की जाएगी? क्या खुलासे हो सकते हैं इस पूरे केस से जुड़े हुए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली इससे कोशिश होगी ये जानने की आखिरकार कॉन्स्पिरेसी कैसे रची गई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। नाभा जेल ब्रेक के लिए जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसके लिए फंडिंग किसने की थी, इसके अलावा हथियार कहां से मुहैया करवाए गए, लॉजिस्टिक किसने प्रोवाइड करवाया, तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो इससे पूछताछ के दौरान उगलवाई जाएंगी। इसके अलावा उसी के बाद इसी के बयानों के आधार पर अगर ये कुछ जवाब देता है। ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र, तो जो नाभा जेल कांड है उसके मास्टरमाइंड को अब रमनजीत को भारत वापस लाया जा रहा है। और इस बीच रुक करते हैं श्रीनगर का, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड बी डन प्रायर टू द इलेक्शंस, बट ओके, इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड। इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड एंड वी आर होपिंग दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड एज सून एज पॉसिबल and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back.
It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ. थैंक यू वेरी मच. राहुल जी, just a question, एक दो बातें आपसे. It's Afzal Bhatt from here, this side. I don't believe We're taking questions. We're just making two statements here. Thank you. but some थैंक यू वेरी मच. सब पत्रकारों का बहुत. तो आज़ादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है. जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये भी राहुल गांधी की तरफ से इस दौरान कहा गया. गठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा है गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा. मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं. ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई है. श्रीनगर पहुंचे थे वो कार्यकर्ताओं की मीट में शामिल होने के लिए और उस दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही. और एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान. गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है. विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं राहुल गांधी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान राहुल के साथ मौजूद थे. कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है. मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो. तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा. और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और पीएम मोदी पर हमला किया. राहुल ने कहा हमारी मोहब्बत की दुकान उनके आत्मविश्वास को खत्म कर दी. चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया. आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं. और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं. नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट. हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो. तो राहुल गांधी विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया.
राहुल गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया। बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इससे पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर बात की। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां छतरपुर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मुख्य आरोपी शहजाद हाजी के घर चला बुलडोजर। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, एमपी के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। धार्मिक टिप्पणी के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी की खबर सामने आई है और इसके बाद किस तरीके से शिकायत देने पहुंचे लोगों के बाद थाने के बाहर उग्र प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। तो 21 तारीख को पुलिस थाने पर किस तरीके से पथराव हुआ था उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो आप देखिए, पुलिस थाने पर जो पथराव हुआ था, जो हिंसा हुई थी, इसके बाद अब आरोपियों के घर पर जो बुलडोजर एक्शन है वो हो रहा है। एमपी के छतरपुर में हुआ क्या, ये आप देखिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज की धार्मिक टिप्पणी सामने आई। रामगिरी महाराज के बयान पर मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी देखी गई। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोग शिकायत देने के लिए थाने पर पहुंचे। थाने के बाहर उग्र प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव किया गया। हालात वहां पर अचानक से खराब हो गए। पत्थरबाजी में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वाले घायल हो गए। हिंसा के बाद डीआईजी, एसपी और कलेक्टर कोतवाला थाना पहुंचे। इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और अब देखिए, इसके बाद अब जो आरोपी हैं उनके घर को बुलडोजर के जरिए अब गिराया जा रहा है। यह बड़ा एक्शन। और हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, हम देख पा रहे तस्वीरें, घर पर चल रहा है बुलडोजर, कार्रवाई हुई है और आगे क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, कल जिस तरह की घटना हुई, चूंकि भारत बंद का आह्वान भी हुआ था, उसको लेकर पुलिस फोर्स लगा था। उस घटना पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश हो रही थी और इसी बीच मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन पुलिस थाने के सामने होता है। पुलिस फोर्स वहां पर नहीं होता है, जो अधिकारी मौजूद होते हैं उनसे बहस होती है और उसके बाद थाने पर पथराव हो जाता है, जिसमें कि पुलिस के अधिकारी भी घायल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर भोपाल में मीटिंग की, जिसके बाद निर्देशित किया कि आरोपियों को छोड़ना नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 46 आरोपियों पर नामजद एफआईआर हो चुकी है। 100 से ज्यादा आरोपियों को चिन्हित किया गया है और अब बुलडोजर चल रहा है। ये पहली तस्वीर जो देख रहे हैं, ये मुख्य आरोपी है। कांग्रेस के एक तरह से नेता भी ये बताए जा रहे हैं, जो जानकारी है अभी हमें मिली है, इनका घर तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा 4 और भी आरोपियों के घर हैं जिस पर आज बुलडोजर चलेगा। शुभम, जितने भी लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी माना गया है, उनके बारे में क्या जानकारी, क्या उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, क्या अपडेट उन्हें लेकर? देखिए, पुलिस आज दिन भर इसी को लेकर अभियान चला रही है। इन 46 जो मुख्य आरोपी हैं, नामजद आरोपी जिनका एफआईआर में नाम है, उन्हें गिरफ्तार करेगी। न सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि अगर किसी तरह का कोई अतिक्रमण उन्होंने किया हुआ है अपने घर को लेकर, तो उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो उसकी भी नफ्ती हम देख रहे हैं कि चल रही है। नगर निगम का प्रशासन भी साथ में है। भारी पुलिस फोर्स पूरे छतरपुर में तैनात है और अब कार्रवाई चल रही है। अच्छा शुभम, एक बात ये बताइए कि शहजाद हाजी जिसके घर पर बुलडोजर एक्शन हमें इस वक्त नजर आ रहा है, इसके ऊपर एग्जैक्टली आरोप क्या है
और हालात इस कदर बेकाबू कैसे हो जाते हैं कि थाने पर पथराव हो जाता है, हमला हो जाता है? क्या प्रशासन पूरी स्थिति को भांप नहीं पाया? ये लोग जो थाने पहुंचे हुए थे, इनकी क्या शिकायत थी आखिर? देखिए समीर, शिकायत यही थी कि नबी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी महाराष्ट्र में संत ने की थी, उसी के विरोध में ये ज्ञापन देने गए थे। क्योंकि कल बीएसपी के द्वारा भी भारत बंद का आह्वान किया गया था, लिहाजा जितना भी फोर्स था वो भारत बंद पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए था। और इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोग जो आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस थाने पहुंचे और यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी होने लगी। पुलिस फोर्स चूंकि कम था, पुलिस से बहस हुई और उसके बाद थाने पर पथराव तक हुआ। जानकारी तो ये भी मिली है कि कुछ लोगों के हाथ में चाकू, हथियार भी नजर आए थे, उसकी भी पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि जितनी भी ये घटना हुई है, इसके वीडियो सब कुछ सामने आए, वो चाहे पथराव का वीडियो हो या पुलिस को जब पत्थर लग रहे हैं। तो अब उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, पुलिस कर्मियों से बातचीत की, अधिकारियों को निर्देशित किया, किसी को भी छोड़ना नहीं है, आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की, लिहाजा एक सख्त कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए। शुक्रिया आपका शुभम इस जानकारी के लिए। और ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस के ऊपर हमला हुआ था। ये देखिए तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं और इस घटना के बाद से पुलिस ने अब कार्रवाई भी की। एमपी के छतरपुर में एक समुदाय को लेकर किसी शख्स के आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने कल शाम सिटी कोतवाली पर पथराव किया। भीड़ ने पहले नारेबाजी की, देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसमें थाना प्रभारी अरविंद कुंजर, आरक्षक भूपेंद्र प्रजापति और एडीएम के गनमैन राजेंद्र जंडार घायल हो गए। जानकारी मिलते ही कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन अस्पताल पहुंचे। उधर मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। अभी थाना कोतवाली पे घटना घटी है जिसमें हमारे टीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, फिर जैसा भी होगा और अपडेट हम देंगे। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज पर धार्मिक टिप्पणी के आरोप है। रामगिरी महाराज के बयान पर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोग शिकायत देने थाने पहुंचे थे। इस दौरान थाने के बाहर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने खाली कराया। एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में आरोपी का परिवार। आरोपी मोहित पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। कल हाईकोर्ट स्टे को लेकर सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले बुलडोजर पहुंच गया है इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अयोध्या में ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है गैंगरेप के आरोपी से जुड़ा, उसे पुलिस ने खाली करा लिया। अयोध्या गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी की अवैध संपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तालाब की जमीन पर बनाया गया था। आरोपी पर सरकारी जमीन पर कब्जे का भी आरोप है। दरअसल अयोध्या के भदरसा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी मोहित खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा। मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण का हिस्सा आज गिरा दिया गया, जिसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया था। एसडीएम ने बताया कि बुलडोजर एक्शन से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आरोपी का परिवार बुलडोजर को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में भी गया है। नाबालिग से रेप का आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है। आरोपी पर भदरसा में स्थित उसी की बेकरी में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप है। उसमें उसका कर्मचारी राजू खान भी आरोपी है। जिस बेकरी में नाबालिग से रेप किया गया उसे पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, अयोध्या गैंगरेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी अवैध संपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई की जा रही है। देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो आरोपी है, आरोपी मोहित, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने इस वक्त खाली करा लिया है और यह तस्वीर इस वक्त आपको अयोध्या की हम दिखा रहे हैं। एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में आरोपी का परिवार गया हुआ है। आरोपी मोहित पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है और इस वक्त हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या खबर है? क्योंकि जानकारी मिल रही कि जो एक्शन हो रहा है बुलडोजर कार्रवाई, इसके खिलाफ जो आरोपी का परिवार है वो हाईकोर्ट गया हुआ है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आ रही है जहां पर इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, देखिए, जो आरोपी है समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता है मोहित खान। इसके पहले भी एक प्लॉट पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये उसके घर के पास में ही है। 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये बताया जाता है कि जो पीछे तालाब है, तालाब की जमीन पर कब्जा करके इसे बनाया गया है। तो उस पर आज बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई है और वहां पर पहले पीएनबी बैंक का कई दुकानें थी, उन सब का सामान खाली करा लिया गया है। इसके खिलाफ ये परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया हुआ है। वहां जाकर ये अपील कर रहा है कि इस पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, इसलिए कोर्ट की शरण में गया है। जी पंकज जी, इसके अलावा इस वक्त क्योंकि देखिए जो परिवार है वो कोर्ट की शरण में है, लेकिन अभी वहां पर क्या हो रहा है? क्या जो प्रशासन है वो पूरी तरह से ये जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाए जाने की बात कही जा रही है, उसको गिराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है? हो क्या रहा है? देखिए, वहां पहले बुलडोजर लाया गया था और उसके बाद अभी और बुलडोजर मंगाए गए हैं वहां पर, और उसकी जो 2 मंजिला इमारत जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी पहले उसकी पैमाइश कराई गई, तहसील से बुला के पीछे तालाब बना हुआ। चलिए, तो कहा जा रहा है ठीक है, तालाब की जमीन पर कब्जा करके इसे बनाया गया है। ठीक है, तो तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का और इसके बाद अब ये कार्रवाई। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। बदलापुर मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एफआईआर समेत जांच से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट को केस डायरी और एफआईआर की कॉपी दी गई। अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 2:30 बजे होगी। एसआईटी चीफ और अटॉर्नी जनरल से कोर्ट के सवाल। जी हां, कोर्ट ने पूछा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ। अटॉर्नी जनरल बोले आज बयान दर्ज होगा, एसआईटी जांच होने के बाद पूरी रिपोर्ट देंगे, ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो इस पूरे मामले पर कई सवाल अदालत ने पूछे हैं इस जांच को लेकर, और चाहे वो एसआईटी की बात हो चाहे वो सीबीआई, सबके सामने ये सवाल। देखिए 26 अगस्त तक कस्टडी दी गई है और आरोपी के घर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बाहर के लोग भी आए थे, इसको लेकर भी कई सारे सवाल पूछे गए। और एक तरफ सियासी जंग भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप, खासकर ममता सरकार पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। और महाराष्ट्र के बदलापुर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के सवाल। कोर्ट ने पूछा स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पूछा पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ क्या। महिला अफसर की मौजूदगी में केस दर्ज किया गया है, ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया है। तो बदलापुर पर बड़े अपडेट्स भी आपके सामने रख देते हैं। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है बता दें आपको। ठाणे में आरोपी के घर पर तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा 24 घंटे बाद इंटरनेट सेवा यहां बहाल की गई। 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने की है। महाराष्ट्र बाल आयोग ने स्कूल का दौरा किया। मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई।
बदलापुर में मासूम बच्चियों के साथ हुई यौन शोषण के मामले में आज अदालत से लेकर घटनास्थल तक गहमा गहमी रही। क्राइम ब्रांच की टीम आज उस स्कूल में गई जहां बच्चियों के साथ बेशर्मी की गई। इस बीच आज बदलापुर मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें कोर्ट ने एफआईआर समेत जांच से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे। अदालत को केस डायरी और एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। अदालत ने ये भी पूछा कि स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर मामले का खुद संज्ञान लिया है। अब एसआईटी जांच होने के बाद कोर्ट को बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। बदलापुर में फिलहाल शांति है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। इस बीच 24 घंटे के बाद बदलापुर में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। इससे पहले थाने में आरोपी के घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद आरोपी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बदलापुर घटना को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। और देखिए, इस मामले को लेकर बड़ी खबर, बदलापुर मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। एमवीए का आरोप है बीजेपी नेता का स्कूल है ये। बीजेपी का जवाब, राजनीति ना किया जाए इस पूरे मामले को लेकर। अपोजिशन से मेरी विनती है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ऐसे चीजों में राजनीति मत करिए। उद्धव ठाकरे जी, सुप्रिया सुळे जी, राजनीति करने के लिए बहुत मौके हैं, सामने चुनाव है, वहाँ राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसी घटना में राजनीति मत करिए। सरकार ने जो कार्रवाई में गिरगाई की उसमें की है, उसका हम निषेध करते हैं। जिस तरह से सरकार खुद राजनीति इसमें कर रही है, क्योंकि जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बच्चों पे अत्याचार होने वाला सबसे बड़ा कोई अगर देश का राज्य हो तो महाराष्ट्र है। 21,000 के ऊपर महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हुई है। और अब खबर कोलकाता की है। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। पुलिस के काम का तरीका सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी है। एसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। जनरल एंट्री सुबह 5:20 की है। सुबह 10:10 पर अस्पताल ने जानकारी दी। और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल एस पॉल को हटा दिया है और मानस कुमार बनर्जी को नया प्रिंसिपल बनाया गया है। सीबीआई जांच के बीच ममता सरकार आरजी कर अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद छात्र मौजूदा प्रिंसिपल को भी हटाने की मांग पर अड़े थे, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और आरजी कर अस्पताल की वर्तमान प्रिंसिपल सुहारिता पॉल को हटा दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के अधीक्षक और चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने की है। ममता सरकार ने वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय का भी तबादला कर दिया है। कोलकाता डॉक्टर हत्या बलात्कार मामले की जांच के बीच आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया है। कोलकाता कांड में संदीप घोष संदेह के घेरे में है। सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। एजेंसी ने अस्पताल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी तलब किया है। सीबीआई ने बुलबुल मुखोपाध्याय के साथ साथ उनके पूर्ववर्ती संजय वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने जब से कोलकाता कांड की जांच का जिम्मा लिया है, तब से आरजी कर अस्पताल के कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। और वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर संदीप चलाते थे रैकेट। ये कहा है डॉक्टर अख्तर ने, पैसे लेकर छात्रों को पास फेल किया जाता था। डेड बॉडीज को बेचने का काम भी डॉक्टर संदीप करता था। ये दावा किया है डॉक्टर अख्तर ने। एसआईटी के सामने मैंने सारी बातें रख दी हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था, जिसको दे करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेट करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। डेड बॉडी को लेके भी फाइल हुई थी, कंप्लेंट फाइल हुई थी, हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ था।
पुलिस कंप्लेन हुआ था, FIR हुआ था, डेड बॉडी का भी तस्करी वो करते थे। शक तो शुबह जाता है कि इतना जल्दबाजी क्यों? सेमिनार रूम का जो बाथरूम है उसको भांगना, उसको तोड़ना, रेनोवेट करना, ये रातों रात ही क्या था? तो इससे ये शक तो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। और इस बीच कोलकाता डॉक्टर रेप केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय ने संजय रॉय से कई सवाल किए। सीबीआई ने संजय रॉय की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछे। संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर भी सवाल पूछे गए। मोबाइल से मिले वीडियो को लेकर भी कई तरह के सवाल सीबीआई की टीम ने पूछे हैं। संजय रॉय ने बताया वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाता है। संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने वारदात के दिन पॉर्न वीडियो देखे थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो हुई है उसमें कई तरह के सवाल उससे पूछे गए। कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश सीबीआई की ओर से की जा रही है और इस दौरान सीबीआई ने निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल पूछे, जिसमें उसकी कई शादियों को लेकर भी सवाल पूछे गए। 1 से ज्यादा शादियों को लेकर सवाल पूछे गए। इसके अलावा मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उस पर भी सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं आरोपी संजय रॉय से। संजय रॉय ने ये बात कबूली है सीबीआई के सामने कि वो रेड लाइट एरिया में अक्सर जाया करता था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया है, अब इसके बाद जो कई सवाल हैं वो किए गए थे और इसके बाद संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर सवाल पूछा गया, मोबाइल से मिले वीडियो को लेकर सवाल पूछा गया। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर? अब जो खबर आ रही, क्योंकि पता यह लगाया जाना था कि संजय रॉय जो कुछ बोल रहा है, जो बयान दे रहा है, आखिर वो कितने क्रेडिबल है, कितने विश्वसनीय है? देखिए, उसमें कई तरह के सवाल संजय रॉय से पूछे गए थे और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछा गया, उसमें उसके साथ ये भी पूछा गया कि आपकी कितनी शादियां हुई हैं और इसके अलावा उससे ये भी पूछा गया कि आप किस तरह के वर्ताव करते थे, मोबाइल फोन में ये सब क्यों देते। तो तमाम सारी ऐसी चीजें जो है उससे पूछी गई है। जो निष्कर्ष निकाला गया है, जो निकाल के सामने आ रहा है, वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, हाइपोसेक्सुअलिटी से वो ग्रसित था, मतलब कि यौन कुंठा जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा थी और वो चीज जो है उसमें देखने को सामने में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई को जो उसके स्वभाव के बारे में पता चल रहा है, वो कई सारे चौंकाने वाली चीजें पता चल रही है कि अक्सर वो रेड लाइट एरिया की तरफ भी जाता था। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है निकलकर धीरे धीरे सामने निकलकर आ रही है। करुणा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन। संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, उससे साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसके स्वभाव से लेकर उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां से निकलकर सामने आई। आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त से जुड़े विज्ञापन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नहीं लगाई गई। दिल्ली सरकार ने अब जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में सरकार और ऑफिसर्स के बीच एक बार फिर टकराव पैदा हो गया है। मामला 15 अगस्त से जुड़े विज्ञापन का है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नहीं लगाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सूचना एवं प्रचार विभाग के निदेशक और सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें पूछा गया कि 14 अगस्त को निर्देश के बावजूद विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर क्यों नहीं लगी। 3 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। सरकार ने ये भी पूछा कि प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित विज्ञापनों की लागत जिम्मेदार ऑफिसर्स के वेतन से क्यों न वसूली जाए। आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री अरविंद केजरीवाल जी। मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछना क्या कोई गुनाह है, कोई गलती है क्या? तो ठीक किया आतिशी जी ने। दस्तावेज के मुताबिक 14 अगस्त को आतिशी ने विभाग को पिछले साल की तरह पूरे पेज पर सीएम केजरीवाल की तस्वीर के साथ विज्ञापन देने का निर्देश दिया था। इधर वक्फ विधेयक से जुड़ी संसदीय समिति की आज पहली बैठक हो रही है, जिसमें प्रतिनिधियों को प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति आज अल्पसंख्यक कार्य के साथ विधि एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष की तीखी नोकझोंक और चर्चा के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक को लाने का मकसद वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना भी है। विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से जुड़े मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद शामिल हैं, जो संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट देंगे। और अंबेडकर नगर गैंग रेप के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बीच गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पैर में गोली लगी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की गई। आरोपी भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी। अभियुक्त हरिश्याम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर खड़ा है। जब पुलिस पहुंचकर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। दरअसल अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। लड़की के साथ वो लोग बलात्कार किए थे और लड़की केवल इज्जत बचाने के लिए वो कह नहीं पा रही थी। किस स्थिति में मिली थी आपको लड़की? हमें वहाँ पचरी जूनियर हाई स्कूल के पास मिली। वो भी किसी से फ़ोन करके बुलवाई, तब मैं गया उसको लेकर आए। वो शर्म के मारे घर नहीं आ रही। खबर यूपी के आगरा से है, जहां एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। वारदात थाना सदर के राजपुर चुंगी की है, जहां रिटायर्ड फौजी ने बेटे को गोली मार दी। बताया जाता है कि आरोपी पिता नशे की हालत में था, परिवार के बीच गाली गलौज कर रहा था। बेटे ने जब पिता को रोका तो वो नाराज हो गया और घर में रखी पिस्टल से बेटे को गोली मार दी। बेटा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद मौके से पिता फरार हो गया। घर वाले बेटे को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खर्रा राजपुर चुंगी थाना सदर में एक पिता के द्वारा पुत्र को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर जब थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि मृतक के परिजनों द्वारा उसे एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित किया गया। अचानक हुई इस वारदात से परिवार के लोग सदमे में आ गए। मां को जब बेटे के मौत की खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। मृतक कक्षा 9 का छात्र था, वहीं घर के सभी कामकाज संभालता था। एक छोटी सी कहासुनी ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। आरोपी पिता अपने साथ पिस्टल भी ले गया है। पुलिस ने घर से एक लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। पुलिस आरोपी पिता को तलाश रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अभी तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 36 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। घटना अच्युतापुरम SEZ स्थित फार्मा कंपनी एस्किएंटिया के प्लांट में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले कंपनी के रिएक्टर के पास आग दिखी, फिर तेज धमाका हुआ। इससे बिल्डिंग के पहले फ्लोर का स्लैब ढह गया। लोगों का कहना है कि घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री में 381 से ज्यादा कर्मचारी 2 शिफ्टों में काम करते हैं। घटना के समय ज्यादातर कर्मचारी खाना खाने गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और आग लग गई। घायल वर्कर्स को अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि घटना की हाई लेवल जांच कराई जाएगी। अगर फैक्ट्री मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने जरूरत पड़ने पर घायलों को एयर एम्बुलेंस से दूसरे अस्पतालों में ले जाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राजधानी वॉर्सो में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वॉर्सो की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे का दूसरा दिन है और ये राजधानी वॉर्सो की तस्वीरें हैं, जहां पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया है। वॉर्सो से तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत और आज पोलैंड दौरे का दूसरा दिन है। और पोलैंड के बाद आज रात यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन से कीव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर दुनिया की नजरें हैं। युद्ध के बीच पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जिस ट्रेन से कीव जाएंगे उसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये खास और विशेष ट्रेन इस यात्रा के लिए लंबी यात्रा है, लेकिन ट्रेन से ही ये यात्रा पूरी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पीएम मोदी की कूटनीति की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही है, क्योंकि भारत ने इस जंग को लेकर किसी एक देश का पक्ष नहीं लिया और शांति से समाधान की वकालत की। पोलैंड में पीएम मोदी ये संदेश भी दे चुके हैं। पीएम मोदी ट्रेन से कीव पहुंचेंगे। पीएम जिस रेल फोर्स 1 से कीव जाएंगे उस रेल फोर्स 1 में हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। वीवीआईपी गेस्ट को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी मेहमान के लिए लग्जरी रूम है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत इस जंग में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की काबिलियत रखता है। मोदी का यूक्रेन दौरा चीन के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने ही यूक्रेन के विदेश मंत्री बीजिंग गए थे। पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो ज़ेलेंस्की से 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात कॉप 2021 के दौरान ग्लासगो में हुई थी। 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। और पीएम मोदी ने पोलैंड के वॉर्सो में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और यूक्रेन के हालात का हवाला देते हुए कहा कि भारत बुद्ध की धरती है जो हमेशा शांति की बात करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। विनाशकारी बाढ़ से अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से त्रिपुरा के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। इन तस्वीरों को देखिए, सड़कों पर नाव चल रही है और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। राहत और बचाव दल ने बड़ी संख्या में लोगों को इस मुसीबत से निकाला है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में फंसे हुए हैं। हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। हमारा स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, वो पूरा बाहर है। तो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग एरियाज में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन उनको हम लोग डिस्कस किया। लगभग सभी टीम्स अभी काम कर रहे हैं। त्रिपुरा में गोमती, हावड़ा, मोहरी, खोवाई, मनु, फेनी जैसी सभी प्रमुख नदियां खतरे के स्तर को पार कर गई हैं। डंबू डैम के 3 गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री माणिक साहा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब के बीच बाइक से जा रहे 2 लोग बह गए। किसी तरह से बाइक सवार शख्स के साथ महिला को बचाया गया। सैलाब के बीच सड़क पार करने का जोखिम उठाना कितना महंगा पड़ सकता है।
वो लखीमपुर खीरी से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसी वजह से पानी नेशनल हाईवे 731 पर आ गया। सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच बाइक से जा रहे शख्स ने निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में बाइक बहते हुए सड़क के नीचे चली गई। पानी इतना ज्यादा था कि बाइक सवार और उसके पीछे बैठी महिला उसमें सिर तक डूब गए। वहां से गुजर रहे दूसरे बाइक सवारों ने सैलाब में दोनों को बहते हुए देखकर बचाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने पहले महिला को निकाला और फिर बाइक चला रहे शख्स को। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही बस भी पानी में रुकी नजर आई। जब बाइक सवार सैलाब में बह रहे थे तो बस में सवार कई लोग मोबाइल कैमरे से इसका वीडियो बना रहे थे। नेशनल हाईवे पर पानी आने से इस रास्ते पर आवाजाही प्रभावित हुई है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो यूपी के कौशाम्बी से आई है। मूसलाधार बारिश के बाद कुएं के बगल में बना मकान अचानक से जमींदोज हो गया। मकान के गिरने से ठीक पहले दीवारों में पड़ती दरार देखकर इसमें रहने वाला परिवार बाहर निकल गया। परिवार के बाहर निकलते ही मकान भरभरा कर गिर गया। भारी बारिश की वजह से भारत पाक बॉर्डर की जैसलमेर सीमा सहित 80 गांव जलमग्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां औसत से 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है। अथाह पानी, सोलर प्लेटें पानी में समा गई। जहां तक देखिए पानी ही पानी। बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। नदी जैसा ही नजारा रेतीली जमीन पर है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करीब 80 गांव जलमग्न हो गए हैं। बाजार तक डूब गए हैं। सब कुछ जलमग्न है। इधर बताया जाता है कि विश्व विख्यात सीमा के रेतीले धोरे नदी में बदल गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल से इस इलाके में 190 mm औसत बारिश की जगह इस बार मानसून सीजन में अभी तक करीब 590 mm बारिश हो गई है, जिसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूनेस्को की सूची में शामिल जैसलमेर का सुनार फोर्ट भी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। 869 साल पुराने किले की 2 दीवारें गिर गई हैं, जिससे किले पर खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि किले में ड्रेनेज सिस्टम की खामियों की वजह से दीवारों को नुकसान हुआ। यही नहीं, किले के अंदर बने मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई मकानों की छतें गिर गई हैं और कई में खतरा बढ़ गया है। पुरातत्व विभाग की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची है। दुर्ग की तरफ जाने वाले एक रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें कि किले में सालों से 400 घरों में 1200 की आबादी रहती है। और बड़ी खबर, अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी मोईद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने खाली कराया। एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में आरोपी का परिवार। आरोपी मोईद पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। कल हाईकोर्ट स्टे को लेकर सुनवाई करेगा। इस बीच ये कार्रवाई मोईद खान के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर। तस्वीरें आ रही हैं मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कैसे बुलडोज किया जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। आरोप यह है कि जमीन अवैध तरीके से कब्जाया गया और उस पर यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के खिलाफ मोईद का परिवार हाईकोर्ट में अपील कर रहा है और आरोपी मोईद के मामले को लेकर कल हाईकोर्ट में जो स्टे की अपील की गई है उस पर सुनवाई होनी है। तो अयोध्या गैंगरेप के मामले में बड़े एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मोईद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर यह कार्रवाई की गई है, बुलडोजर एक्शन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने पहले ही खाली करा लिया इस कार्रवाई से पहले। तो अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपी मोईद इस एक्शन पर स्टे लगाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था, जिस पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले प्रशासन का ये एक्शन। कुछ देर पहले की तस्वीर और अब पूरी इमारत ध्वस्त होने के बाद की 2 तस्वीरें आपके सामने। तो कुछ देर पहले की जब तस्वीरें सामने आई थी तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पहले वहां पहुंचकर खाली करवाया गया था और उसके बाद आप देखिए पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। तो इमारत अवैध कब्जा कर बनाई गई थी, ऐसे में इस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया।
बड़ी खबर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में गठबंधन को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब राहुल गांधी पहुंचे हैं फारूक अब्दुल्ला के आवास पर। श्रीनगर के दौरे पर है राहुल गांधी और इस दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर कई अहम बातें की हैं और इस दौरान मुलाकात फारूक अब्दुल्ला से उनकी हो सकती है और गठबंधन को लेकर माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा भी हो सकती है।